हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में कास्केड रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आप सभी के लिए। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम लोग मल्टी प्रेशर सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो मैं इसको ना कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यही पता होना चाहिए कि मल्टी प्रेशर जो सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हमारे पास कास्केड सिस्टम भी है और वीसीआरएस साइकिल भी है, फिर हमको क्यों यूज़ करना पड़ा कि मल्टी प्रेशर सिस्टम के लिए, ठीक है ना। तो इसके बारे में सबसे पहले समझिए। सबसे पहले अगर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो यही पूछा जाएगा कि इसकी नीड क्यों पड़ी, है ना। मल्टी प्रेशर सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों देखो, मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कास्केड सिस्टम में। हम लोग क्या कर रहे थे, लो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है दोस्तों। हम क्या करेंगे कि जो हमारा लो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। यानी कि देखो, थोड़ी सी बात समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो सुनिए। देखो, मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको देखो यहाँ यहीं से देख, तो यहीं देखो, देखो ये हमारे पास क्या है, पीएच डायग्राम मैंने बना लिया। किस चीज़ का पीएच डायग्राम बनाया दोस्तों मैंने, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मैंने वीसीआरएस साइकिल का पीएच डायग्राम बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है ये कंडेंसर प्रेशर है और ये हमारा क्या है, एवापोरेटर प्रेशर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखिए दोस्तों, जब मैं देखो टी टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टीसी यानी कंडेंसर टेम्परेचर, टीई यानी कि एवापोरेटर टेम्परेचर यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं इस टी सी माइनस टी ई करूँगा तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड निकल कर आता है ना, एक रिलेशन निकल कर आता है जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर लिफ्ट। टी सी माइनस टी ई को क्या बोलते हैं हम लोग, टेम्परेचर लिफ्ट। ये बात आपको याद रखनी है। इफ़ इट इज़ मोर देन वी हैव टू गो मल्टी प्रेशर सिस्टम। अगर ये ज़्यादा हो गया दोस्तों, टी सी माइनस टी ई अगर ज़्यादा हो गया आपका, यानी कि टेम्परेचर लिफ्ट ज़्यादा हो गया वी सी आर एस साइकिल के अंदर, तो हमको मल्टी प्रेशर सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तब हम मल्टी प्रेशर सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, आपको पता है, अगर मैं नीचे इसका टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊँगा, है ना, तो यहाँ आपको पता है ये क्या हो रहा है, हमारा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमको यहाँ मिलता है। ये क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पर कम हो रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो आप लोग देख पा रहे हो, है ना, मैंने प्रीवियस ईयर वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है, हमारे पास ये क्या है, वर्क डन हमारा क्या है, बढ़ रहा है ना। क्या हो गया, इस जगह रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो गया। यहाँ पर जो हमारे ये है ना, देखो इतना हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, वर्क डन हमारा बढ़ रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी होती है हमारी, वो हमारी डाउन हो जाएगी। और क्या देखो देखने को मिलता है आपको, जब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम होता है, वर्क डन बढ़ता है, तो आपको याद रखना है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी कम होगी, है ना। और जो आपका कोप होती है यानी कि COP, वो आपकी क्या, वो आपकी डाउन हो जाएगी। और यहाँ से मास फ्लो रेट है वो भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम लोग क्या चाहते हैं, जब हमने टेम्परेचर क्या किया, लो किया, है ना, यहाँ पर हमने क्या किया, टेम्परेचर को हमने कम किया, तो हमने टेम्परेचर को कम किया तो हमको क्या देखने को मिला कि रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी कम हो गया। पहली बात, जब रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कम हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो वर्क डन है वो हमको बढ़ना पड़ा, हमारा वर्क डन क्या बढ़ गया। अब वर्क डन बढ़ गया तो हमारा COP, देखो COP क्या होती है, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क डन, वर्क इनपुट यही तो होती है ना। तो आपको पता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हमारा कम हो गया तो वर्क इनपुट क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। तो COP कितना होगा, COP ऑब्वियस सी बात है, ये बढ़ेगा तो ये COP घटेगा, है ना, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बात आपको याद रखनी है। जब ऐसा होगा तो मैंने एक टर्म आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, PCYPE, ये क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है वो डाउन हो जाती है हमारी, और मास फ्लो रेट है वो भी हमारा कम हो जाता है। तो ऐसा ना हो, है ना, तो हमको ये एलिमिनेट करना कि ऐसी सिचुएशन ना बने हमारे साइकिल के अंदर, इसीलिए हम लोग मल्टी प्रेशर सिस्टम का यूज़ करते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है। अच्छा देखो, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, अगर मैं बात करूं, है ना, तो देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया जाता है कि PCYPE होता है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए 4 और 5 के। तो ये क्या है, इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट,
है ना। तो हमको कहाँ मल्टी प्रेशर सिस्टम के अंदर जाते हैं हम लोग। वी शुड गो टू द मल्टी प्रेशर सिस्टम कब जाते हैं, इफ़ PCY/PE ग्रेटर देन हो जाएगी या फिर 4 से या तो 5 से, ठीक है। और आपको क्या पॉइंट याद रखना है इसमें, एक पॉइंट याद रखना है कि सिंगल स्टेज सिस्टम इज यूज्ड व्हेन द एवापोरेटर टेम्परेचर इज अप टू 30 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल सिंगल स्टेज सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग जब एवापोरेटर का टेम्परेचर होता है दोस्तों अप टू -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2 एज सिस्टम जब हम यूज़ करते हैं यानी कि कास्केट सिस्टम जब हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अप टू -60 डिग्री सेल्सियस। ये आपको पता होना चाहिए, आपके इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। और इसमें आपको क्या याद रखना है, जब हम मल्टी स्टेज सिस्टम यूज़ करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए ब्लो होना चाहिए, -60 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि एक्चुअल में मल्टी प्रेशर सिस्टम के अंदर होता क्या है ना। तो देखिए इसके 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी कि 2 साइकिल होती हैं, उसको हम लोग कंबाइन करते हैं। दोनों साइकिल को आप लोग अच्छी तरीके से समझिए। देखो मैं 1 पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए लिख के लाया हूँ। क्या है देखिए, 2 कॉन्सेप्ट आर एसोसिएट विद मल्टी प्रेशर सिस्टम। एक तो फ्लैश गैस रिमूवल, ठीक है, और दूसरा इंटरकूलिंग। ये क्या हो रही है दोस्तों, देखो फ्लैश गैस रिमूवल और इंटरकूलिंग हो रही है ना, हमारे किसमें मल्टी स्टेज सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों देखिए फ्लैश गैस रिमूवल में हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था। देखो मैं आपको VCR साइकिल दिखाता हूँ एक बार। देखो अगर मैं आपको VCR साइकिल दिखाऊँ, देखिए बने रहिए, आप बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखो यहाँ VCR साइकिल में मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है, हमारी थ्रॉटलिंग डिवाइस होती है या फिर एक्सपेंशन डिवाइस होती है। यहाँ से लिक्विड और वेपर हमारे पास कहाँ जाता है, एवापोरेटर में जाता है, ठीक है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ से जो वेपर जा रहा है वो एवापोरेटर में अगर चला जाएगा दोस्तों, है ना। और बेसिकली एवापोरेटर का काम क्या है कि भाई वेपर को प्रोड्यूस करना, है ना। फिर यहाँ पे हम लोग एक्यूमुलेटर का यूज़ करते हैं सुपर हीटेड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों एवापोरेटर कर ही रहा है कि वेपर को बना रहा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यहाँ से जो वेपर है हमारे पास वो ही अगर इसके अंदर जाएगा, है ना, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क तो इनपुट देना पड़ेगा ना। हमारा काम क्या है कि लिक्विड जाए और यहाँ पर सुपर मतलब हीट हो और वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो, ये हम लोग चाहते हैं। पर ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रेशर वेपर होता है, वो ही अगर इसके साथ चला जाएगा तो हमारा कहीं ना कहीं वर्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं फ्लैश रिमूवल, है ना। जो वेपर हमारा जा रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट में पहुंच जाता है दोस्तों, वो इसमें ना पहुंचे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश रिमूवल। आइए देखो इसको और अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे अभी डायग्राम के साथ। ये तो मैंने थोड़ी सी कहानी आपको बता दी ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में हेल्पफुल मिल जाए, है ना। दोस्तों देखिए वेपर रिड्यूसिंग ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस, थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान वेपर कम होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअल में समझिए। ये हमारे पास साइकिल है, देखो मैं आपको साइकिल थोड़ी सी जूम करके दिखाता हूँ। हाँ देखो ये हमारे पास साइकिल है। अब इसमें दोस्तों समझिए वही चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, कंडेंसर, है ना। अब मैं ये आपको ये नहीं बता रहा कि कंडेंसर का काम क्या होता है, एवापोरेटर का काम क्या होता है, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो ऑलरेडी। तो दोस्तों देखिए यहाँ से कंडेंसर से कहाँ जा रहा है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के अंदर हमारा जा रहा है वेपर, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ से कहाँ जाएगा, एक यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट वाल्व, ठीक है। कंडेंसर से आया कहाँ पर गया दोस्तों, फ्लोट वाल्व के अंदर गया। अब फ्लोट वाल्व का काम क्या होता है, फ्लोट वाल्व जो यहाँ पर लगा होता है दोस्तों, इसका काम क्या होता है कि मेंटेन करता है टेम्परेचर को, किसको, टू मेंटेन द लेवल, लेवल को मेंटेन करता है दोस्तों, इसीलिए हम लोग लगाते हैं फ्लोट वाल्व, लेवल मेंटेन रहे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो हमारे पास बॉक्स है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैश टैंक, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रेशर होता है, कौन सा प्रेशर होता है, इंटरमिटेंट प्रेशर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। पहले कंडेंसर से आया, कंडेंसर से आने के बाद यहाँ पर प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व में गया, उसके बाद कहाँ गया, हमारा फ्लोट वाल्व के अंदर गया। यहाँ पर क्या हुआ, लेवल मेंटेन रहा, यानी कि फ्लैश टैंक के अंदर अपने आया। यहाँ से फिर जो हमारी क्या निकल के गई, सैचुरेटेड लिक्विड जो हमारी गैस है दोस्तों, है ना, वो यहाँ से निकल के
यहाँ से सैचुरेटेड लिक्विड यहाँ से निकल के गया दोस्तों, एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आ गया। ठीक है, जब एक्सपेंशन वाल्व के अंदर आ गया फिर यहाँ से हमने कहाँ भेजा दोस्तों, एवापोरेटर के अंदर भेजा। ठीक है, एवापोरेटर के बाद कहाँ गया, ये कंप्रेसर 1 में गया, यहाँ पर कंप्रेस हुआ, कंप्रेस होने के बाद फिर ऊपर गया दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो हमारे पास फ्लैश टैंक के अंदर जो हमारे पास लिक्विड गैस थी सैचुरेटेड, वो कुछ यहाँ से वेपर फॉर्म में निकली है ना, और कुछ यहाँ से कंप्रेसर में यहाँ से होके गई। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, मिक्सिंग हो गई 4 पॉइंट के अंदर। क्या हुआ दोस्तों, मिक्सिंग हो गई। तो यहाँ से निकल कर और यहाँ से जो हमारा कंप्रेसर के अंदर गया, यहाँ पर 4 पॉइंट पर क्या हुई, मिक्सिंग हुई। मिक्सिंग होने के बाद फिर हमारे कंप्रेसर सेकंड कंप्रेसर में गई है ना, फिर वहाँ से क्या गई, कंडेंसर के अंदर गई। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से वर्क हो रहा है। तो आपको याद रखना है, जो हमारा थर्ड पॉइंट है यहाँ पर क्या हो रहा है, वेपर रिलीज हो रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, और जो हमारा 4 पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेपर मिक्स हो रहा है ना। यहाँ से लिक्विड गया, यहाँ से वेपर गया, ये दोनों आपस में यहाँ पर क्या मिक्स हुए और यहाँ पर क्या हुआ, कंप्रेसर के अंदर गए, और फिर ये प्रोसेस इस तरीके से साइकिल हमारी चलती रहती है। ठीक है, अब हमको क्या है, इसका पीएच डायग्राम बनाते हैं हम लोग। अब देखो पीएच डायग्राम समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पीएच डायग्राम बहुत सिंपल है। देखो हमने इसकी नंबरिंग भी कर ली, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, ये तो आपको पता ही है। तो हमने पीएच डायग्राम बनाया, तो आप लोग सभी को पता है पीएच डायग्राम का जो क्या होता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, डोम होता है, इस तरीके से हमारा डोम होता है पीएच डायग्राम का। अब देखो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, 5 to 6। 5 to 6 हमने क्या हुआ, कंडेंसर है हमारे पास। 5 to 6 क्या है हमारे पास, ये कंडेंसर है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के अंदर जा रहा है, यानी कि प्रेशर घट रहा है तो हम नीचे आ गए। ठीक है, उसके बाद कहाँ गया दोस्तों, ये फ्लैश टैंक के अंदर गया है ना, लेवल मेंटेन हुआ यहाँ पर। तो ये कहाँ गया, 8 पॉइंट पे। यहाँ जो 8 पॉइंट है आपका सैचुरेटेड लिक्विड, आपको पता है ये कौन सा रीजन होता है, सब कूलिंग रीजन होता है दोस्तों अपना। ठीक है ना, तो ये सब कूलिंग की रीजन की तरफ इधर बढ़ गया। तो दोस्तों 8 पॉइंट से यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये इस तरीके से यहाँ पर हमको क्या मिल गया, पी इंटरमिटेंट प्रेशर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 3। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब आगे क्या हो रहा है, हम लोगों को एक्सपेंशन वाल्व में जाना है 8 to 9, तो हम लोग नीचे आए 8 to 9। ठीक है, फिर यहाँ से 9 to 1 क्या है हमारे पास, एवापोरेटर। ये आपको पता है ये एवापोरेटर है, यहीं पर हमको रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर आगे अगर मैं बात करूँ 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेसर 1। तो 1 से 2 कहाँ गए, हम लोग कंप्रेसर में गए। फिर यहाँ से कहाँ गए दोस्तों, हमारे पास 2 के बाद क्या जा रहा है, 4, यानी कि 2 से 4, यानी 3 और 4 यहाँ पर क्या हो रही है, मिक्सिंग दोस्तों। तो 3 और 2 के बीच में, 3 और 2 के बीच में 4 है हमारे पास, 3 और 2 के बीच में 4। ठीक है, मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग से ऊपर हम लोग कहाँ गए, 5, यानी कंडेंसर पे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डायग्राम बन गया, पीएच डायग्राम बन गया। अब आप लोग एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पर ये क्या है, क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो क्या हो रही है, क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो क्वालिटी डिक्रीज़ हो रही है वो लिक्विड ज़्यादा बन रहा है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, और तो इसीलिए हमें इतना जो वर्क है, देख रहे हो यहाँ से लेके ये इतना जो वर्क मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हमने क्या कर दिया, सेव कर लिया है ना। हमको वेपर, हम लोग काम क्या है, हम लोग वेपर नहीं भेज रहे, ओनली उसमें लिक्विड भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा लिक्विड बन रही है ना, वेपर नहीं है, हम लोग वेपर भेज नहीं रहे हैं, तो हम लोग क्या इतना वर्क सेव कर लेते हैं। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग फ्लैश रिमूवल, फ्लैश गैस रिमूवल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, जो मैं ना आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। एक चीज़ और आपको याद रखनी है इसमें, वो याद क्या रखना है कि वेलोसिटी ऑफ वेपर शुड बी लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड इन पी इंटरमिटेंट। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। सेकंड जो हमारा कंपोनेंट था वो क्या था, हमारा इंटरकूलिंग। ठीक है, अब मल्टी स्टेज, अब तो यहाँ पर क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है आपसे, इंटरकूलिंग से भी अलग पूछ लेता है ना। तो दोस्तों समझिए, इंटरकूलिंग को समझने के लिए आपको पता है, थर्मोडायनेमिक के बारे में आपको पता है ऑलरेडी, कि ओपन वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कैसे निकालते थे हम लोग, वर्क N/N-1। ठीक है, P1 V1 माइनस P2 V2, इस तरीके से हम लोग निकालते थे। ये फार्मूला आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आपने थर्मोडायनेमिक पढ़ी है अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो गया, n-1 P1V1 है ना, हमने P1V1 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया 1, और P2V2 तो हमारा ऊपर है ही, ये देखो P2V2 है और अपन P1V1, ठीक है। तो यहाँ से n-1 तो चल ही रहा है, P1V1 चल ही रहा है, 1 का 1, और P2/P1 हमने ले लिया और n-1 हमने क्या लिख दिया, इसके ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो आपको पता है ये चीज़ क्या है हमारे पास, इस पर हमारे पास इसको कोई कंट्रोल नहीं है हमारे पास इसका, ठीक है। हम लोग कंट्रोल जो ये तो फिक्स रहता ही है हमारे पास, हम लोग जो कंट्रोल कर सकते हैं वो हम वॉल्यूम को कम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। किसको, कि वॉल्यूम को, वो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इंटरकूलिंग के अंदर। तो यहाँ पे इन स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन हमें कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा तो यहाँ से वर्क डन भी कम हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना चाहो तो आप लोग थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के लिए याद रख सकते हो, क्योंकि हम लोग इसी कैलकुलेशन के बेस पर हम लोग इंटरकूलिंग करते हैं, ठीक है। अब इंटरकूलिंग आप लोग समझ लीजिए, इंटरकूलिंग में हो क्या रहा है, सेम डायग्राम है लगभग, यहाँ पर क्या हो रहा है, छोटा सा चेंज है, वो क्या चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। वही देखो, ये हमारे पास कंडेंसर है, कंडेंसर से हम लोग कहाँ गए, प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस में गए, जो कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये हमारे पास क्या था, फ्लॉट था, है ना, लेवलिंग, जो लेवल टू मेंटेन द लेवल मेंटेन करने के लिए रख रहा था, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये फ्लैश टैंक था हमारे पास। अब यहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर आ गया, जबकि आपने देखा था, है ना, यहाँ से क्या पहले इसके अंदर गया, फिर यहाँ से ये मिक्सिंग हुई। यहाँ पर मिक्सिंग वगैरह कुछ नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर आ गया हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड, फिर यहाँ से हमने कहाँ भेज दिया, एवापोरेटर के अंदर भेज दिया, एवापोरेटर से कहाँ भेज दिया हमने, कंप्रेसर के अंदर भेज दिया, कंप्रेसर से डायरेक्ट अंदर जाएगा फ्लैश टैंक के अंदर सीधा, ठीक है। और फ्लैश टैंक से निकल कर ये चीज़ डायरेक्ट कंप्रेसर सेकंड में जाएगी, जो हमारे पास वेपर होंगे ना, डायरेक्ट कंप्रेसर सेकंड के अंदर जाएगी, यहाँ से फिर कंडेंसर के अंदर जाएगी। तो आपको क्या याद रखना है, इंटरकूलिंग में हमने बस मिक्सिंग को रिमूव कर दिया, ठीक है, मिक्सिंग को क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया। बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम में थोड़ा सा चेंज किया बस मैंने। अब आपको पता है कंडेंसर का काम क्या होता है ना, एवापोरेटर का काम क्या है, एक्सपेंशन डिवाइस का काम क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो, ठीक है। आपको याद रखना है यहाँ पर जो मिक्सिंग हो रही थी वो नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो इसका पीएच डायग्राम हम लोग बनाते हैं, तो पीएच डायग्राम बिल्कुल सेम है, वही हमने क्या दिया, हमने एक डोम बनाया, है ना, पीएच डायग्राम के लिए हमने क्या बनाया, एक डोम बनाया। अब देखो हमने नंबरिंग कर ली, देखो 4 5 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 कहाँ गया हमारे पास, 7 ये है, 6 मान लो यहाँ पर है हमारे पास 6, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 4 to 5 हमारे पास कंडेंसर है, तो हमने देखो 4 to 5 कंडेंसर ले लिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है दोस्तों, 5 to 6 जो हमारे पास है प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस है, ठीक है। तो 5 to 6 हमने प्रेशर रिड्यूसिंग डिवाइस में गए। अब हम लोग इधर नहीं जा रहे, है ना, इंटरकूलिंग के लिए नहीं जा रहे दोस्तों, है ना, यहाँ पर सब कूलिंग के लिए नहीं जा रहे, क्योंकि हमें मिक्सिंग करनी ही नहीं है। हमें डायरेक्ट यहीं पर क्या मिल जाएगा, पी इंटरमिटेंट मिल जाएगा, वो कि यहाँ पर आ गए हम लोग थर्ड पॉइंट पर, ठीक है। फिर यहाँ से 6 to 7 डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर गए। फिर 7 to 1 क्या है, एवापोरेटर, ये हमारे पास एवापोरेटर है, यहाँ एवापोरेटर के अंदर गए। फिर 1 से 2 क्या हो रहा है, कंप्रेसर, तो 1 से 2 हमने कंप्रेसर किया। तो यहाँ पर कोई इंटर मिक्सिंग है ही नहीं, तो दोस्तों डायरेक्ट हमने 3 पे पहुँच गए। अब 3 से डायरेक्ट हमारे पास क्या है, 4 यानी कंडेंसर, ये इस तरीके से बन गई। तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो वर्क आपको देखने को मिल रहा है ना, ये हमने क्या कर लिया, सेव कर लिया दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको, वो क्या याद रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, आपको ये याद रखना है, इसमें हम लोग जो रेफ्रिजरेंट दोस्तों यूज़ करते हैं वो हम लोग अमोनिया यूज़ करते हैं। कौन सा यूज़ करते हैं, अमोनिया, यानी कि NH3 का यूज़ करते हैं, है ना। R12 और R22 को हम लोग यूज़ नहीं करते, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जबकि जो हमारे पास वो वाला था, है ना, फ्लैश रिमूवल, उसमें हम लोग कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अमोनिया का ही यूज़ क्यों करते हैं इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो लेटेंट हीट होती है, अमोनिया की लेटेंट हीट जो होती है दोस्तों ज़्यादा होती है, जिससे जो वेपर क्या निकलता है, कम निकलता है हमारे पास। वेपर हमको क्या
कम निकल रहा है हमारे पास, लेटेंट हीट हमारी अमोनिया की ज़्यादा होती है, वेपर कम निकलता है, तो हमारा काम क्या है मल्टी स्टेज में कि वेपर कम से कम वहाँ पहुँचे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, इट इज़ सूटेबल फॉर NH3 बिकॉज, ये मैंने थोड़ी बहुत बातें लिख दी इसमें इंटरकूलिंग के अंदर। इट इज़ सूटेबल फॉर NH3 के लिए सूटेबल है। NH3 क्या है यहाँ पर, रेफ्रिजरेंट है जो लोग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ हाई, क्योंकि NH3 की लेटेंट हीट कैसी होती है, ज़्यादा होती है दोस्तों, इसीलिए जो वेपर क्या करता है, कम निकलता है दोस्तों हमारे पास। इट इज़ नॉट ऑलवेज डिज़ायरेबल एक्सेप्ट, है ना, ये NH3 प्लांट में ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं हम लोग। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी थी इंटरकूलिंग और फ्लैश गैस रिमूवल के अंदर। अब देखो, ये तो हमको पता चल गया कि इस तरीके से हम लोग इंटरमिटेंट प्रेशर हम लोग जो लगाते हैं, ठीक है, फ्लैश गैस रिमूवल में क्या हो रहा है, और हमारे पास जो हमारे पास इंटरकूलिंग थी उसमें क्या हो रहा था, है ना। NH3 का हम लोग यूज़ करते हैं, जबकि R2 और R12 का यूज़ नहीं करते हैं रेफ्रिजरेंट जो होता है, ठीक है। दोनों की साइकिल आपने देख लिया, दोनों के pH डायग्राम देख लिए। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इंटरमिटेंट प्रेशर को किस तरीके से हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग इंटरमिटेंट जो प्रेशर हमारे पास होता है PI, है ना, जो कि फ्लैश टैंक के अंदर होता है, तो दोस्तों उसको किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, PC यानी कंडेंसर और PE यानी एवापोरेटर प्रेशर, इन दोनों का मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर, ठीक है, इससे हम लोग निकालते हैं। और फॉर वेपर रेफ्रिजरेंट के लिए हम लोग किससे निकालते हैं, PI बराबर क्या होता है, PC इंटू PE, है ना। PC क्या है यहाँ पर, कंडेंसर प्रेशर, PE क्या है यहाँ पर, एवापोरेटर प्रेशर, ठीक है, मल्टीप्लाई में TC कंडेंसर टेम्परेचर और TE एवापोरेटर टेम्परेचर, इसका अंडर रूट। तो इस तरीके से हम लोग प्री इंटरमिटेंट निकालते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि किस तरीके से हमें इंटरमिटेंट प्रेशर को सिलेक्ट करना है। तो आपको देखो एक चीज़ और याद रखनी है कि अभी तक तो हमने अलग अलग पढ़ लिया कि फ्लैश रिमूवल कैसे करते हैं हम लोग, इंटरकूलिंग किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग क्या है मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम की बात जब हम लोग कर रहे हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन भी तो आपको देखना है ना, ठीक है। अब क्या करो, दोनों को ऐड कर दो एक ही डायग्राम के अंदर। देखो इस तरीके से आपको ऐड करना है, यहाँ पर वही कंडेंसर, ठीक है, यहाँ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व है, डिवाइस जो कि लगी हुई है आपकी, ये हमारे पास क्या है, फ्लैश टैंक है, ये हमारे पास P इंटरमिटेंट प्रेशर है, ये एक्सपेंशन डिवाइस है, आपको पता है, एवापोरेटर ये है ही हमारे पास, यहाँ कंप्रेसर 1 है, यहाँ कंप्रेसर 2 है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने एक चीज़ ऐड कर दी यहाँ पर, वो क्या है, वाटर इंटरकूलर, ठीक है। नंबरिंग पे ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरीके से नंबरिंग है। यहाँ मैंने क्या यूज़ कर लिया, वाटर इंटरकूलर यूज़ कर लिया है, बस इतना सा काम किया है। ये डायग्राम आपको बना लेना है कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम इस तरीके से हमने क्या कर दिया, ऐड कर लिया, ठीक है। फ्लैश गैस रिमूवल और जो हमारे पास था, है ना, फ्लैश गैस रिमूवल था और इंटरकूलिंग थी, दोनों को ऐड कर लिया और बस मैंने यहाँ पर वाटर इंटरकूलर को अटैच कर दिया। अब इसका आपको pH डायग्राम भी पता होना चाहिए, तो देखिए pH डायग्राम क्या होगा, देखो बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से pH डायग्राम बनाएंगे। 5 to 6 हमारे पास क्या है, वही कंडेंसर, ठीक है, हमारे पास क्या है, कंडेंसर गई, कंडेंसर से नीचे हम लोग कहाँ जा रहे थे, देखो कहाँ जा रहे थे, प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व डिवाइस में जा रहे थे नीचे, तो हम लोग नीचे बढ़े, ये लोग नीचे आ गए। फिर हम लोग कहाँ जा रहे थे, सब कूलिंग की तरफ जा रहे थे, है ना, आपको पता है, सब कूलिंग की तरफ गए। फिर वहाँ से कहाँ गए हम लोग, एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर गए थे। यहाँ से फिर हम लोग कहाँ गए थे, एवापोरेटर में गए थे, ठीक है। और फिर हम लोग कहाँ गए थे, कंप्रेसर के पास। फिर यहाँ से डायरेक्ट हम लोग, देखो यहाँ मिक्सिंग नहीं दिखा रहे हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पर पहुँचे थे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ से कहाँ गए थे हम लोग, 5th पॉइंट पर गए थे। दोस्तों इस तरीके से आप लोग pH डायग्राम बना सकते हो मल्टी स्टेज कंप्रेशन सिस्टम का, ठीक है। अब आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे नीचे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एडवांटेज वगैरह देखेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।